नमस्ते छात्र हो। तो मैं हूँ रामनाथ जौरे। छात्र हो, आज के तासिका में कक्षा 7वीं पहली इकाई के अंतर्गत फूल और कांटे ये जो कविता है, तो ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इन्होंने लिखी है। तो देखेंगे इस कविता के द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। और ये देखने के पहले सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हिंदी के एक आधार स्तंभ है, एक हिंदी का आधार स्तंभ के रूप में इनका कार्य है। साहित्य क्षेत्र में प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। दुनिया में कौन सा भी मनुष्य कौन से कुल में जन्म लिया है इससे नहीं, मनुष्य का बड़प्पन इस पर आधारित अवलंबित नहीं होता, बल्कि उनके कर्म पर ये सब निर्भर रहता है। बस इस कविता के द्वारा, फूल और कांटे इस कविता के द्वारा कवि ने यही बात स्पष्ट कर दी है। देखेंगे कविता के द्वारा अयोध्या सिंह क्या कहते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा, उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बतलाना चाहते हैं कि जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। मतलब कांटे का स्वभाव अलग और फूल का स्वभाव अलग होता है। यही बात स्पष्ट कर देते वक्त वे अगले पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। सुन लीजिए। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन, भौर का है वेद देता शामतन। कांटा किसी भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। आगे जाकर कवि अगले पंक्तियों के द्वारा फूल के बारे में और तितलियों के बारे में बात स्पष्ट कर देते वक्त वे कहते हैं, फूल लेकर तितलियों के गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला,
है सदा देता कलीजी की खिला। इन पंक्तियों का सरल भावार्थ। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सहेता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। पंक्तियों का सरल अर्थ, अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, मतलब कांटे का व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरों के साथ इसका व्यवहार बुरा है और इस बुरे व्यवहार के कारण ये सब की आंखों में खटकता रहता है। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। ये कांटे और फूल के द्वारा, इनके उदाहरणों के द्वारा कवि ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जन्म लेना ये किसी के हाथ में तो नहीं होता है, लेकिन एक कुल में ही जन्म लेने पर उसका महत्व अवलंबित नहीं रहता तो कुल कौन सा भी क्यों ना हो, लेकिन महत्व तो तब प्राप्त होता है ये कर्मों के द्वारा, कार्य के द्वारा अपना महत्व या बड़प्पन अवलंबित या आधारित होता है। इस कविता के द्वारा बस इतनी सी बात कवि ने अच्छी तरह से समझाई है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।